बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ज़ीशान खालिद और आज हम कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था द डेफिनेशन ऑफ कंपाइलेशन प्रोसेस। कंपाइलेशन प्रोसेस किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन देखी थी, और कंपाइलर किसे कहते हैं और किस तरीके से ये कोड को कंपाइल करता है। वी हैव डिस्कस दीज थिंग्स इन द लास्ट प्रीवियस लेक्चर। वाई वी स्टडी दिस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ते हैं, और कज़न्स ऑफ कंपाइलर को भी हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ग्रुपिंग ऑफ फेजेस, अगर हम फेजेस की बात करें कि अगर कंपाइलर कंस्ट्रक्शन या कंपाइलर का वो जो बॉक्स था जो कज़न्स ऑफ कंपाइलर में हमने देखा था, अगर उसे ब्रेक डाउन हम करें, उसके अंदर उसके कुछ स्टेप्स हैं, उसके कुछ फ़िल्टर्स हैं। जैसे पानी को फ़िल्टर करने के लिए उसके अंदर हम लेयर्स लगा देते हैं, तो लेयर्स जो होते हैं बेसिकली वो कंपाइलर के कुछ फेजेस हैं। इस तरीके से उनको हम दो तरह से उन्हें ग्रुप कर सकते हैं। उन्हें कह सकते हैं कि दो ग्रुप्स में डिवाइड हैं जितने भी इसके अंदर फेजेस हैं। तो उसे या तो हम कह सकते हैं एनालिसिस या सिंथेसिस मॉडल। एनालिसिस और या सिंथेसिस, ये मैं आपको भी फेजेस देख के बताऊंगा, या इसे हम कह सकते हैं टू पास कंपाइलर। तो स्ट्रक्चर को हम जानते हैं, कंपाइलर के स्ट्रक्चर क्या होता है कंपाइलर का। तो ये कंपाइलर का एक स्ट्रक्चर है जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। सबसे पहले हमारे पास सोर्स प्रोग्राम होता है। सोर्स प्रोग्राम इज़ द प्रोग्राम जो एक यूज़र अपने आईडीई पे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए कोड करता है, उसको सोर्स प्रोग्राम बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, सोर्स प्रोग्राम जैसे आप सी प्लस प्लस या सी में आपने कभी कोड किया है, तो जो भी आप चीज़ें लिखते हैं, इंट आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, या जैसा भी आप कोड लिखते हो और फिर उसके बाद उसे रन करवाते हो, आपको डिज़ायर्ड आउटपुट जनरेट करके देता है, वो हमारा कहलाएगा सोर्स प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ से वो कंपाइलर की कहानी स्टार्ट हो जाती है कि कंपाइलर के पास वो सोर्स प्रोग्राम जा रहा है। कंपाइलर के पास जब सोर्स प्रोग्राम जाता है तो देर इज़ नंबर वन स्टेप या नंबर वन फेज़ है वहाँ पर कंपाइलर के अंदर, जो कि उस सोर्स प्रोग्राम को ट्रीट करने के लिए मौजूद है। तो वो उसका नाम है लेक्सिकल एनालाइज़र। लेक्सिकल एनालाइज़र के पास सबसे पहले हमारा सोर्स प्रोग्राम जाता है। उसके अलावा इसके मज़ीद 5 लेक्सिकल एनालाइज़र के बाद मज़ीद 5 इसके स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हमारा कोड प्रोसेस होता जाएगा और उसमें कुछ चेंजिंग्स आती जाएंगी। हर हर फेज़ अपना कोई स्पेसिफिक फंक्शन उसके ऊपर अप्लाई करेगा और वो कोड चेंज हो जाएगा, तब वो नेक्स्ट फेज़ के पास जाएगा। तो ये फेजेस हमारे पास क्या हैं? सिंटैक्स एनालाइज़र, सिमेंटिक एनालाइज़र, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, कोड ऑप्टिमाइज़र और कोड जनरेटर। देन वी विल गेट आवर टारगेट प्रोग्राम, या टारगेट प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जिस चीज़ के लिए हम ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे हर फेज़ के साथ हमारे पास लेफ़्ट साइड पे सिंबल टेबल मैनेजर मौजूद है। सिंबल टेबल मैनेजर इज़ नथिंग बट अ डाटा स्ट्रक्चर, जो कि तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ या कुछ डाटा जो कंपाइलेशन के दौरान जो डाटा स्टोर करना होता है, उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास एक सिंबल टेबल मैनेजर या सिंबल टेबल एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं ड्यूरिंग कंपाइलेशन। और राइट हैंड पे आप देख सकते हो एरर हैंडलर। एरर हैंडलर जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि एरर्स को हैंडल करेगा। ये ऐसा कोई फेज़ है, ये ऐसी कोई टेक्निक है जो कि एरर्स को हैंडल करेगी, और ये सभी के साथ कनेक्ट है। सभी के साथ कनेक्ट होने का मतलब ये है कि लेक्सिकल एनालाइज़र के पास अगर उससे रेलिवेंट कोई एरर आता है तो वो रिपोर्ट करेगा इसको एरर हैंडलर के पास। और इसी तरीके से अगर सिंटैक्स एनालाइज़र के पास सिंटैक्स से रेलिवेंट कोई एरर आएगा, हम इनकी फंक्शनैलिटीज़ सबकी एक एक दफ़ा डिस्कस करेंगे। आज इसका ओवरव्यू लेंगे हम कि ये ओवरव्यू में क्या काम करेंगे। सारे फेजेस वो हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बारी बारी इन सबको डिस्कस करेंगे। इनके जैसे इस बॉक्स को भी ब्रेक डाउन करके देखेंगे कि लेक्सिकल एनालाइज़र में क्या वो स्पेसिफिक काम हैं जो कि एक सोर्स प्रोग्राम के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। और उसके बाद है सिमेंटिक एनालाइज़र। सिमेंटिक एनालाइज़र
चलिए स्टार्टिंग से इसको डिस्कस करते हैं। वी हैव अ नेक्स्ट स्लाइड जिसके अंदर ये मज़ीद अच्छे तरीके से डिस्कस किए हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सोर्स लैंग्वेज या सोर्स प्रोग्राम या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जिन्हें हम बोल सकते हैं वो मौजूद होते हैं, जो कि एक प्रोग्रामर जो है वो प्रोग्राम करके कोड करके चीज़ें जो है कंप्यूटर को या कंपाइलर को फ्राहम करता है। तो वो जो हमारा सोर्स प्रोग्राम होगा वो जाएगा लेक्सिकल एनालाइज़र के पास। लेक्सिकल एनालाइज़र को हम स्कैनर भी बोलते हैं। अब स्कैनर से क्या मुराद है? स्कैनर क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये हमारे कोड को लेफ़्ट टू राइट रीड करता है। जिस तरीके से अगर यहाँ पर लिखा है व्हाट इज़ अ कंपाइलर, तो मैं कहाँ से रीड कर रहा हूँ इसको? लेफ़्ट से राइट। मेरी आइज़ ने पहले इसे स्कैन किया है कि WHAT है, तो इसका मतलब होता है व्हाट, और फिर इज़ है अ कंपाइलर, और ये सारी चीज़ें मैंने लेफ़्ट टू राइट इसे स्कैन करा और फिर मुझे पता चला कि ये क्या लिखा हुआ है। इसी तरीके से जो लेक्सिकल एनालाइज़र है ये हमारे कोड को स्कैन करता है और रीड करता है करेक्टर बाय करेक्टर, और ये जो चीज़ ये जनरेट करता है वो है सीक्वेंस ऑफ टोकन्स। अब टोकन्स क्या है? तो यहाँ पे मैं आपको बहुत जो है बेसिक सी चीज़ एक बता देता हूँ टोकन्स के बारे में। मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लेक्सिकल एनालाइज़र को डिस्कस करेंगे तब मैं आपको टोकन्स के बारे में मज़ीद जो डिटेल डिस्कशन होगी हम उस लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ पर टोकन्स का काम यही होता है कि जितने हमारे पास कैरेक्टर्स आते हैं, जितने हमारे पास कोड के अंदर अगर इंग्लिश के वर्ड लिखे हुए हैं वो, अगर हमारे पास ऑपरेटर्स हैं उनको अलग, उनके अलग टोकन्स बनेंगे, अगर सिंबल्स हैं उनके अलग टोकन्स बनेंगे, अगर नंबर्स हैं उनके अलग टोकन्स बनेंगे। तो कैटेगरीज को डिवाइड कर देना मतलब कि जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं कि अगर मैं आपको मिक्स कलर्स अगर पकड़ा दूं, पेंसिल कलर्स हों और मिक्स हुए हों सारे, और एक एक दो दो ज़्यादा मतलब ज़्यादा मिकदार में रेड कलर भी तीन तीन चार चार हों और येलो भी पाँच छः इतने हों, मतलब ज़्यादा हों, तो मैं आपको कहूँ कि ये सारे कलर्स को आप कैटेगराइज कर दो या इन्हें डिवाइड कर दो या इन्हें सेपरेट कर दो। तो आप क्या करोगे कि जो चार उस मिक्सचर के अंदर चार रेड कलर हैं उनको अलग कर दोगे, जो येलो कलर हैं उनको अलग कर दोगे, जो इसके अलावा ऑरेंज कलर हैं उन्हें अलग कर दोगे। तो इसी तरीके से जो अलग अलग करना है एक ही चीज़ के अंदर से, कोड हमारा एक ही है लेकिन उसके अंदर से चीज़ों को अलग अलग करना है, वो कहलाएगा हमारा सीक्वेंस ऑफ टोकन्स। वो सीक्वेंस ऑफ टोकन्स या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जो होंगे वो इनपुट होंगे किसके लिए? सिंटैक्स एनालाइजर, जो कि हमारा सेकंड फेज़ है कंपाइलर के अंदर। इसके लिए वो इनपुट जाएंगे और इनपुट देने के बाद सिंटैक्स एनालाइजर, सिंटैक्स से आपको पता है कि सिंटैक्स को एनालाइज करने का जो भी सिनेरियो होगा वो सिंटैक्स एनालाइजर कहलाता है। इसको हम पार्सर भी बोलते हैं क्योंकि ये एक पार्स ट्री जनरेट करता है जो कि नेक्स्ट स्टेप की इनपुट बनती है, और इसके थ्रू हमें सिंटैक्स अगर ठीक है उसका बिल्कुल, तो हमारे पास ठीक पार्स ट्री जनरेट होगी या वो अच्छा पार्सर कहलाएगा। तो सिंटैक्स एनालाइजर के अंदर जितनी हमारी, अगर हमारी हम C++ यूज़ कर रहे हैं तो उसका सिंटैक्स हमें पता होता है कि इस सिंटैक्स के अंदर ही रहते हुए हमने सारा प्रोग्राम जो है वो राइट करना है। अगर हम उस प्रोग्राम की या उस लैंग्वेज की हम सिंटैक्स को फॉलो नहीं करते तो हमारा प्रोग्राम ठीक तरीके से वर्क नहीं कर सकता। तो सिंटैक्स एनालाइज़र के अंदर हमारे प्रोग्राम की कोडिंग में सिंटैक्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेक किया जाएगा और एक ट्री जनरेट कर दी जाएगी जिसके थ्रू वेरीफाई होगा कि हमारा सिंटैक्स बिल्कुल ठीक है या नहीं। तो वो जो ट्री होगी वो एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री होगी जो कि इसकी आउटपुट कहलाएगी। जो अगर इसकी आउटपुट है तो नेक्स्ट फेज़ के लिए वो उसकी इनपुट होगी जो कि सिमेंटिक एनालाइज़र है। तो सिमेंटिक एनालाइज़र हमारे पास एक ऐसी चीज़ है, जैसे आप कह सकते हो कि अगर मैं इंग्लिश के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो भी कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ही इज़ अ बॉय, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं वो बिल्कुल ठीक है, मैंने ही भी यूज़ किया है, इज़ भी यूज़ किया है, आ भी यूज़ किया है। बॉय, अगर वो बॉय है तो मैंने उसके लिए बॉय यूज़ किया है, तो मेरे यहाँ पर कोई सिंटैक्स एरर नहीं आ रहा। अगर मैं इशारा कर रहा हूँ किसी
फीमेल स्टूडेंट के अगेंस्ट के ही इज़ अ बॉय, तो यहाँ पर हमने सिमेंटिक एनालाइजर के अंदर ये चीज़ चेक करनी होती है कि जो चीज़ लिखी है वो तो ठीक है, लेकिन क्या उसका कोई मतलब भी बन रहा है। अगर मतलब बन रहा है तो उसका मतलब ठीक बन रहा है या नहीं। तो लॉजिक, अगर हम लॉजिक डिटरमाइन करें कि हमारे प्रोग्राम की लॉजिक ठीक है या नहीं, तो वो सिमेंटिक एनालाइजर के अंदर चेक की जाएगी, जिसके अंदर ऑगमेंटेड या एनोटेटेड एब्स्ट्रैक्ट ट्री जो है वो जनरेट होगा एज एन आउटपुट। अब इसकी एग्जांपल, जैसे मैं कह रहा था कि मैं अगर किसी फीमेल स्टूडेंट की तरफ इशारा करके कहूँ कि ही इज़ अ बॉय, तो मेरी इंग्लिश तो यहाँ पे, या मेरा सिंटैक्स तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन ये इस बात की कोई लॉजिक नहीं बन रही, तो मेरा सिमेंटिक एनालाइजर जो है वो एरर जनरेट करेगा कि ये लॉजिक गलत है, ये जो भी बात कह रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं बन रहा। नेक्स्ट जो हमारे पास एनोटेटेड एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री आएगी, वो इनपुट होगी किसके लिए, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर के लिए। तो इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट एक ऐसा लेवल होता है जो ना तो कम्प्लीटली, जो जैसे हमने 1 से 10 तक क्लासेस या 1 से 10 तक जितनी भी क्लासेस पढ़ी हैं वो स्कूल के अंदर पढ़ी हैं, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट के लिए हमें कॉलेज जाना पड़ता है, और उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ में हम नेक्स्ट एजुकेशन, हायर एजुकेशन जो है वो यूनिवर्सिटी से करते हैं। तो इसी तरीके से इंटरमीडिएट जो लेवल होता है वो ना तो एनालाइजर लेवल है, ना तो एनालिसिस कर रहा है। यहाँ पर हमने पिछले स्टेप में देखे थे कि दो जो है इसको टू फेज़ हम कह सकते हैं, टू फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक था एनालिसिस फेज़ और दूसरा था सिंथेसिस फेज़। तो यहाँ पर ये एनालिसिस फेज़ है, ये 3 स्टेप्स। यहाँ पर मैंने पेंट को ओपन किया ताकि मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझा सकूँ। ये जो हमारे पास सॉरी ये जो हमारे पास 3 स्टेप्स हैं, ये हमारे कहलाएंगे एनालिसिस पार्ट। एनालिसिस पार्ट, अब ये हमारा एक पार्ट हो गया कंपाइलर का, जो कि सिर्फ और सिर्फ कोड को एनालिसिस कर रहा है और कोड में कुछ चेंजिंग कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास वो स्टेप, ये जो है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, ये दोनों स्टेप से बाहर है। ये बिल्कुल इनपुट कहलाएगा सेकंड फेज़ के लिए, या सेकंड पे जो भी चीज़ आएगी उसके लिए ये इनपुट है। तो ये पहले फेज़ की आउटपुट होगी। पहला फेज़ हमारे पास क्या है, या पहला पार्ट हमारे पास क्या है, एनालिसिस पार्ट। एनालिसिस पार्ट की आउटपुट है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। इंटरमीडिएट कोड जनरेटर जो है ये एक इंटरमीडिएट लेवल का कोड होता है, जिसके अंदर मज़ीद हम चेंजिंग कर सकते हैं। और तो इस ये 3 एड्रेस कोड होता है इसके अंदर। 3 एड्रेस कोड, 3 एड्रेस कोड क्या होता है, जब हम इंटरमीडिएट कोड जनरेटर के फेज़ को कंप्लीट डिस्कशन करेंगे उसके अंदर हम जानेंगे कि 3 एड्रेस कोड क्या होता है। तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना ही जानें कि 3 एड्रेस कोड होता है कि हमने जितनी भी यहाँ से चीज़ें देखी थी उन सबको एक ऐसा इंटरमीडिएट लेवल में ये कन्वर्ट कर रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो 2 फेजेस आते हैं ये हमारे कहलाते हैं सिंथेसिस पार्ट। सिंथेसिस पार्ट के अंदर कोड बेसिकली जनरेट होगा। जो हमारा इंटरमीडिएट कोड निकला है उसको जो 5th वाला स्टेप है वो कोड ऑप्टिमाइज़र है। कोड ऑप्टिमाइज़र क्या करेगा, कोड ऑप्टिमाइज़र कोड को ऑप्टिमाइज़ करेगा। अब ऑप्टिमाइज़ किस तरीके से हम कर सकते हैं कोड को, कोड हमारे पास कोई भी है उसको हम ऑप्टिमाइज़ इस तरीके से कर सकते हैं। अगर उसके अंदर कुछ ऐसे कोड्स हैं जो कि कभी चल ही नहीं सकते, जैसे इफ़ एल्स की अगर हम कंडीशन लगाते हैं तो उसके अंदर कोई ऐसी कंडीशन है, हमारे पास कोई 5-6 कंडीशंस हैं, उनमें से कोई 2 ऐसी कंडीशंस भी हैं जो कभी भी किसी भी तरीके से चल ही नहीं सकती। मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ हमारी मेमोरी को या लाइन ऑफ कोड्स को कंज्यूम कर रही हैं। तो ऐसी चीज़ों को हटा देना ऑप्टिमाइज़ कहलाता है, ऑप्टिमाइजिंग करना कहलाता है।
तो हमारे इंटरमीडिएट कोड जब जनरेट हो जाएगा उसके अंदर से उस कोड को कम कर देना ताकि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से रन कर सके, लाइन ऑफ कोड्स कम हो जाए। जब कोड कम होगा आपको पता है तो तब एग्जीक्यूशन टाइम भी कम होगा उसका और वो जल्दी से कोड एग्जीक्यूट हो सकता है। तो हमें हर चीज़ में फास्टनेस चाहिए होती है, तो इसीलिए कोड को ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। ऑप्टिमाइज इंटरमीडिएट कोड, यहाँ पर इसकी जो आउटपुट है वो आ जाएगी। फिर उसके बाद जो एग्जैक्ट कोड जनरेटर होगा वो क्या करेगा, जो हमारे पास टारगेट लैंग्वेज होगी या असेंबली कोड या मशीन कोड हो सकता है, जबकि असेंबली कोड जो है वो हमारी कंपाइलर की जो आउटपुट है वो होगी। तो ये हमारा जो एक कंपाइलर है वो ये सारे काम, ये सारे फेजेस, ये 6 फेजेस हैं जिनके थ्रू होते 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 हमारा सोर्स प्रोग्राम कन्वर्ट हो जाएगा टारगेट प्रोग्राम में। तो आज के लेक्चर में हमने इन्हें ओवरव्यूली डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट के लेक्चर में हम लेक्सिकल एनालाइज़र को डिस्कस करेंगे, स्कैनर जिसको हम बोलते हैं, इसको स्कैनर क्यों बोलते हैं, और सीक्वेंस ऑफ टोकन्स क्या होते हैं, लेक्सीम्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।